हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। इस वीडियो में हम जो बाकी 1858 से लेकर के 1947 के जो एक्ट बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले पॉलिटी का जो फर्स्ट लेक्चर था, स्टार्टिंग लेक्चर था, उसमें अपन ब्रीफली सारा बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं। और 1773 से लेकर के आपके 1853 तक के जितने भी चार्टर एक्ट थे वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियोस बेसिकली स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और वनडे एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे एंड दिल्ली पुलिस को लेकर के टारगेट किए जा रहे हैं। इन वीडियोस में आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी मिलेगी स्टैटिक को रटने से बेहतर आपको समझने और एक रीजनिंग के माध्यम से समझने का एक अवसर भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें जो है आसानी से याद हो सकें, लॉन्ग लास्टिंग हो सके। और आपको इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको मेरे चैनल स्टैटिक मित्रा पर ही मिलेंगे। स्टैटिक मित्रा बिना स्पेस के @स्टैटिक मित्रा जब आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर के तो आपको ये पीडीएफ वहाँ से आराम से मिल जाएंगी। और इस वीडियो आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हो। नोट्स बहुत ही क्रिस्प और बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी फैक्ट के बिना अदरवाइज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम की जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि चार्टर एक्ट खत्म हो चुके हैं, कंपनी अब यहाँ पे कंपनी नहीं रही। बेसिकली ब्रिटेन के जो राजा थे या ब्रिटेन का जो ब्रिटेन की डायरेक्ट सत्ता ने यहाँ पर नियंत्रण कर लिया और वो यहाँ पर एक एज ए रूलर शासन करने लगे। तो उन्होंने भारत को शासित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लेकर के आए। 1858। तो 1858 के अधिनियम में उन्होंने कौन कौन से चेंजेस लेके आए, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। उन चीज़ों को रिजोल्यूट करने के लिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि 1857 की क्रांति जैसी स्थिति फिर से वापस ना बन जाए, इसके कारण उन्होंने भारत को शासन करने के लिए ऐसा अधिनियम लेके आए जो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम भी कहे जाते हैं। भारत में शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में 1858 का एक अधिनियम लेके आया गया, जिससे कई सारी उम्मीदें जगी कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ और वापस वही चीज़ें स्टार्ट हुई। इसीलिए 1947 के दौरान जो भारत आज़ादी का संग्राम लड़ता है और 1947 में देश को आज़ादी मिलती है। ठीक है नाउ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या चेंजेस लाए गए, तो शासन अब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अब शासन वायसराय के माध्यम से होने लगेंगे। गवर्नर जनरल का जो पद था वो खत्म कर दिया गया, अब वायसराय के रूप में शासन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वायसराय। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल भी लास्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन जो 1784 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें राजनीतिक मुद्दों को और कॉमर्शियल मुद्दों को, वाणिज्यिक मुद्दों को अलग अलग कर दिया गया था। अब ये खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया यहाँ पे। तो द्वैध शासन यहाँ पे खत्म कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये बेसिकली ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट में बैठता था, ये भारत में नहीं रहता था, ये ब्रिटेन के अंदर वहाँ की जो संसद थी उसी के अंदर बैठता था और भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में बैठता था वहाँ पे। तो नया पद बनाया गया, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी, सलाहकार परिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? राज्य सचिव। राज्य सचिव इसका अध्यक्ष होता था। तो आपको ये ध्यान रखना कि नया पद राज्य सचिव बनाया गया, इसको असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी, सलाहकार परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सचिव। द्वैध शासन को यहाँ पे खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, शासन अब महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है नाउ, 1861 का अधिनियम। थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। 1861 का अधिनियम है ये, 1861 का अधिनियम, सॉरी ये, वेट ए मिनट। सो इसमें क्या है कि आपका ये जो अधिनियम है बेसिकली वो 1861 का है। ठीक है नाउ, अब आपको जैसे कि पता है कि ये चीज़ें जो जब हो रही थी, ये चीज़ें बेसिकली 1773 के बाद से ये चीज़ें चल रही थी। 20-20 साल का इनको परमिशन मिलती है और कंपनी शासन करती जाती थी। बट अब चूंकि ये शासन करने लगे तो इनको परमिशन की जरूरत नहीं है। शासन को उन्नत करने के लिए इनको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो ये एक्ट लेके आते हैं भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, तो 1861 का एक भारत परिषद अधिनियम आया, क्योंकि 1857 के विद्रोह को शांत करने के लिए उन्होंने तुरंत में 1858 का अधिनियम बनाया था, बट उसमें सारे प्रोविजंस ये नहीं बना सके थे। इसके कारण इन्होंने थोड़ा सा फुर्सत से 1861 में एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें बनाई और इसके बाद में एक अधिनियम लेके आए, भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये सहयोग की नीति पर अधिनियम आए थे 3, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम जो आया था, ये सहयोग नीति के तहत आए थे, सहयोग नीति के तहत। ठीक है नाउ,
इसमें क्या किया गया कि 1862 के दौरान क्या किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जैसे गैर सरकारी सदस्यों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में बनाया गया, जोड़ा गया। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों को भी हिस्सेदारी मिली यहाँ पर। इनके स्पष्ट थे नाम कौन कौन, बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को, सर दिनकर राव जैसे सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर थे ये, इनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्ट बनाया गया, कानूनी निर्माण प्रक्रिया में इनको जो है शामिल किया गया, जो भारतीय थे। ठीक है, मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति पुनः सौंपी। ठीक है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को शक्तियां पुनः सौंप दी गई, जो कि 1833 के अधिनियम में छीन ली गई थी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हुई, विकेंद्रीकरण। तो 1773 में आपका केंद्रीकरण स्टार्ट होता है। ठीक है, सारा का सारा इनके हाथ में आ जाता है। 1833 में चरम पे चला जाता है, जब कब मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्ति भी छीन ली जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन का चरम था ये, केंद्रीकरण का चरम कब था, 1833 के दौरान। और 1937 के दौरान जो है आपका संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता मिल जाती है, जहां पर राज्य राज्य का काम कर रहे हैं, केंद्र केंद्र का काम कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ विकेंद्रीकरण का, ये आपके 1861 के अधिनियम से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विभागीय प्रणाली यहाँ पे शुरू होती है, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसमें क्या होता है विभागीय प्रणाली में, आपके 1861 के अधिनियम में जब ये स्टार्ट हुई, इसके दौरान क्या था कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, क्योंकि सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, तो अलग अलग काम को करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। तो पोर्टफोलियो प्रणाली भी 1861 के दौरान स्टार्ट हुई। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करनी, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के टाइम पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे कि आज राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार वायसराय भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं 6 माह के लिए। तो पहली बार आपातकालीन प्रावधान कब जोड़ा गया था, 1861 के अधिनियम के दौरान यह आया था, यह आप ध्यान रखेंगे। 3 विधान परिषदें भी बनाएगी, 3 विधान परिषदें, जिस तरह विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, उस तरह की चीज़ थी ये, विधानसभा ही थी एक तरह से। 1862 में बंगाल में बनाएगी, 1866 में आपके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बनाएगी, और 1897 में आपके पंजाब में बनाएगी। तो 3 विधान परिषदें कब बनाएगी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में बनाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन चलते हैं 1892 का एक्ट, 1892 का एक्ट। ठीक है, इस दौरान क्या किया गया, चूंकि अभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व इतना नहीं हो रहा था, अंग्रेज ही अपना शासन वो अपने ढंग से कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें बजट के ऊपर डिस्कस करने का जो था, बजट चूंकि 1860 से स्टार्ट हुआ, 1860 के बाद से बजट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन स्टार्ट हो गया था। 1858 की क्रांति, 57 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया। तो अब ये चूंकि प्रशासन करना है तो इनको पैसा भी लगाना पड़ेगा, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो इनको करना पड़ेगा ना, तो बजट लेके आए ये 1861 से। ठीक है, तो बजट पर बहस और प्रश्न करने की अनुमति भारतीयों को मिली, वो थी आपके 1892 के अधिनियम से, 92 के अधिनियम से। वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्ति मिली। ठीक है, जिस तरह राष्ट्रपति आज कुछ नियुक्तियां खुद से करते हैं, उसी तरह वायसराय को भी केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति मिली 1892 के अधिनियम में। आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो बजट के बारे में याद रखना है कि बजट में बहस और प्रश्न करने की अनुमति किस अधिनियम में मिली, 1892 के अधिनियम में। यह आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है ना। 1909 का अधिनियम, इस एक्ट के बारे में 1909, 1919, 1919 और 1935, ये तीनों अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में प्रोविजन कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं बहुत बार, तो एग्जाम में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा करते। तो आप इस पॉइंट से वीडियोस को थोड़ा और ज़्यादा केयरफुली देखना, क्योंकि 1909 का अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। मार्ले कौन थे, भारत का राज्य सचिव जो ब्रिटेन की संसद में बैठता था। ये पद कब बनाया गया था, आपका 1858 के अधिनियम में बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, मार्ले कौन था, भारत का राज्य सचिव, और मिंटो कौन था, यहाँ का वायसराय, जो भारत में शासन कर रहा था। ठीक है, वायसराय। तो मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है, 1909 के अधिनियम को। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम स्पेशली पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार के किस अधिनियम को बोला जाता है, तो 1909 के अधिनियम को। इसमें प्रोविजन थे जो थे बेसिकली, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए विधि सदस्य शामिल किया गया। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए लॉ मेंबर 1909 के अधिनियम में शामिल किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथक निर्वाचन शुरू, सेपरेट जो इलेक्शन होता है वो स्टार्ट हुआ मुस्लिमों के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन। जो फूट डालो और राज करो की नीति का जो चरम था वो यहाँ पे दिखता है, फूट डालो और राज करो की नीति। यहाँ से विभाजन पैदा हुआ। उसके बाद तो आप देखो कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 2 देश बने, पाकिस्तान और भारत। ये तो इसका स्टार्टिंग मुख्यतः यही था।
इसके हालांकि हिस्टोरिकल और भी रीजंस रहे हैं, बट अंग्रेजों ने डायरेक्टली यहाँ पे स्पेशली इसको इंडिकेट कर दिया कि ये चीज़ें अब अलग होंगी या हम इसको अलग कर देंगे या बांटने के कारण। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था? मिंटो। मिंटो कौन था? मार्ले मिंटो। मिंटो कौन था? भारत का वाइसराय था उस टाइम पे, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद प्रतिनिधियों के पृथक निर्वाचन तो शुरू हो गया था, बट इन्होंने प्रेसिडेंसी काउंसिल, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया था कि मुस्लिमों के लिए तो पृथक से अलग अलग सीटें होंगी सही चुनाव लड़ने के लिए, बट इन्होंने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये भी और बांटने, मतलब जितना हो सकते थे वो बांटने का प्रयास कर रहे थे ताकि इनमें यूनिटी नहीं पैदा हो सके, यूनिटी नहीं पैदा हो सके और हम भारत पर शासन करते रहे, इस तरह का उनकी मंशा थी, ठीक है। इसके बाद 1919 के अधिनियम पर चलते हैं नाउ। इसके बाद 1919 का अधिनियम क्या है? 1919 का अधिनियम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी ज़्यादा है, तो इसको आप आराम से समझिएगा, ठीक है। 1919 का अधिनियम बेसिकली क्या था? इसको 20 अगस्त 1919 को एक प्रस्ताव पास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की बात कही गई। भाई हम क्या करेंगे कि क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? भारत में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर देंगे, एक उत्तरदायी शासन की सरकार की स्थापना करेंगे, ये इनका उद्देश्य था। 20 अगस्त 1917 को ये ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की। ये तो एक फैक्ट हो गया। इसके बाद 1919 के अधिनियम में मेजर चेंजेस क्या 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 लेके आए? आज अपन जो देखते हैं सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये विभाजन पहली बार आया आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, ये आया था 1919 के अधिनियम में, ये आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो यही है। मगर सरकार का ढांचा एकात्मक ही रहेगा। केंद्र अपनी केंद्र सूची के हिसाब से काम करेगा, राज्य अपने राज्य सूची राज्य सूची के जो सब्जेक्ट मेंशनड है उनके रूप में काम करेगा, उनके ढंग से काम करेगा। बट मगर सरकार का ढांचा क्या रहेगा? एकात्मक, यूनिटरी गवर्नमेंट ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि विषय बांट दिए तो उनका क्षेत्राधिकार अलग चला जाएगा, नहीं ऐसा है। तो केंद्र सूची और राज्य सूची बनाई देगी ताकि उनके क्षेत्राधिकार बढ़ जाए और आराम से वो काम कर सके। बट राज्य सूची में एक विभाजन और था कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में क्या करता था गवर्नर? आज भी क्या होता है, अपना देश है, सेंटर है और बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर जो सेंटर का प्रतिनिधित्व गवर्नर होता है, ठीक है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं कि गवर्नर अब उनकी सहमति के साथ मंत्री परिषद के साथ काम करता है। तो हस्तांतरित विषयों में क्या होता था कि गवर्नर मंत्री की सलाह से काम करता था, और आरक्षित विषयों में क्या 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 होता था? गवर्नर उसकी काउंसिल के जो सदस्य होते थे उनके रूप में काम कर सकता था। तो प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति लागू की गई, मतलब विषयों को बांट दिया गया, मतलब ये विषय कौन हैंडल करेगा, ये विषय कोई दूसरा हैंडल करेगा। तो दो प्रतिनिधि हो गए एक तरह से, तो दोहरी शासन पद्धति यहाँ पर स्टार्ट हुई। हालांकि ये ऑलमोस्ट असफल रही, परंतु आप ध्यान रखेंगे क्या कि राज्यों में जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी, इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी थी। किस अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में। ये ही एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, जब एग्जाम में आता है ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। नाउ फर्स्ट टाइम क्या हुआ? द्विसदनीय व्यवस्था लेगी, लोकसभा और राज्यसभा बनाएगी और प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन। आज तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, बट उस टाइम पे क्या होता था? लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन जो है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होते थे, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3+3 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें 3 भारतीय हुआ करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3+3, जिनमें 3 भारतीय होते थे। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम में, और ये किन किन के बीच बांट दिया गया? सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों के बीच में भी इनका विस्तार कर दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ 1909 में हुआ, ठीक है, जिसमें मुस्लिमों को ही नहीं बाकी चीज़ों को भी, जैसे प्रेसिडेंसी काउंसिल थी उनको और जमींदारों को, विश्वविद्यालयों को, इनको भी प्रतिनिधित्व उसमें मिला, रिप्रेजेंटेशन उसमें मिला। बट 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो विस्तार और कर दिया गया, सिखों को मिला, भारतीय ईसाइयों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिला, यूरोपीय आंग्ल भारतीयों को भी इसमें मिला, ठीक है। संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार, वोट देने का राइट तो मिला, बट वो किस आधार पर मिला? संपत्ति कितनी है, टैक्स कितना भरते हैं, शिक्षा का आधार, शिक्षा का स्तर कितना है, उसके आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया इसमें, ठीक है। लंदन में एक भारत के उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, हाई कमिश्नर ऑफिस की स्थापना की गई लंदन के अंदर। भारत में उच्चायुक्त की स्थापना की गई, भारत के उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। हाई कमिश्नर की स्थापना लंदन में की गई 1919 के अधिनियम में। यूपीएससी का जो प्रावधान है वो आपका इसी एक्ट के तहत आया था बेसिकली, 1923-24 के ली आयोग के तहत 1926 में बना, ठीक है।
इसी एक्ट के दौरान क्या हुआ था, 1919 के एक्ट के दौरान यूपीएससी का प्रावधान भी इसमें था कि यूपीएससी जैसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसमें कि अ, उच्च पदों पर जो भर्तियां जो है वो आयोग करेगा। तो 1923 में एक ली आयोग बना। ठीक है, 1923 में एक ली आयोग बना। इसकी रिकमेंडेशन पर यूपीएससी जो एस्टेब्लिश हुआ 1926 में हुआ। जनरली 1919 के प्रावधान के तहत यूपीएससी का जिक्र हुआ था, बट ये इसकी रिकमेंडेशन आनी थी। एक आयोग बनाया गया था 1923-24 में, उसने रिकमेंडेशन दी तो 1926 में ये यूपीएससी बना था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्यों का बजट अलग अलग कर दिया गया था। केंद्र और राज्यों का बजट अलग अलग कर दिया गया था। इस एक्ट में एक प्रावधान था कि इस एक्ट का रिव्यू लिया जाएगा 10 साल बाद। मतलब 1919 का अधिनियम है तो इसका रिव्यू लिया जाएगा 1929 के आसपास में, बट ऐसा नहीं हुआ। ये आयोग इसका रिव्यू करने के लिए 1927 में ही एक कमीशन आया, साइमन कमीशन 1927 में, और उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उसके बाद तो आप 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1927 में जब ये आयोग आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसी दौरान लाला लाजपत राय की जो है हत्या कर दी गई थी, लाठी में पीट पीट कर करी। ठीक है, और भगत सिंह जी जो थे वो बेसिकली इनसे जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय से। जब उनकी हत्या हो गई तो वो बहुत ज़्यादा आहत हुए, और फिर उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ना, वो जो भी इन्होंने उग्रवादी गतिविधियाँ थी उनकी गति जो बढ़ गई थी। ठीक है, नाउ अपन टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। भारत शासन अधिनियम आया 1935 का। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया फिर 1935 का। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य मुख्य जो प्रारूप आपको दिखता है कि इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी, है ना। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए गठन का मील का पत्थर साबित हुआ। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए ये एक्ट जो था मील का पत्थर साबित हुआ, 1935 का अधिनियम। ये एक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको आपके जो अपन जो आज संविधान पढ़ते हैं उसका मूल ढांचा इसमें दिखता है। इसके जो मुख्य प्रावधान है वही आज हमारे संविधान में मौजूद है। इसमें कुछ जो भी अपने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो उनमें अमेंडमेंट कर सकते थे, जो उनमें परिवर्तन कर सकते थे, उनको परिवर्तन करके ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 1919 का अधिनियम अपन पढ़ चुके हैं। नाउ 1935 के अधिनियम में क्या हुआ। ठीक है, नाउ अखिल भारतीय संघ बना, अखिल भारतीय, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बना। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बना। केंद्र और राज्यों को एक इकाई माना गया। संघ, राज्य और समवर्ती सूची बनाई गई। इसमें अवशिष्ट शक्तियां इसमें वायसराय को दी गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। नाउ प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ वो 1935 के अधिनियम से खत्म हो गया, और केंद्र में ये जो द्वैध शासन है वो प्रारंभ हो गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया और केंद्र में शुरू हो गया प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ। मैंने अभी मैं लास्ट वीडियो में आपको एक मैप दिखाया था। 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जो 1833 के अधिनियम में चरम पर पहुंच गई। मतलब सारी की सारी जो पावर्स है वो सेंटर में कंट्रोल्ड हो गई। उसके बाद में 1861 से आपका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और वो 1935 के अधिनियम पर आकर के पूर्ण स्वायत्ता के रूप में चेंज हो गया। मतलब राज्यों को पूरी तरह फ्री कर दिया गया, वो अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ हुआ और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का स्थापना हुई। ठीक है, इस टाइम पे कितने स्टेट्स थे, देखो कभी कभी ये पूछते हैं कि उस टाइम पे कितने राज्य हुआ करते थे भारत में। तो राज्य थे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 11 के आसपास। तो 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। सेंटर में तो थी 1919 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन हुआ करते थे, मैं आप जस्ट अपन डिस्कस करा। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। मतलब 1909 के अधिनियम से लेकर के 1935 तक और 1919 के अधिनियम में तीनों में ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है विस्तार करा गया। इसमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की जो है घोषणा की गई या फिर विस्तार किया गया। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1958 की भारत परिषद समाप्त। सॉरी, ये थोड़ा मिसिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप अवॉइड करिए। हाँ, मताधिकार का विस्तार, इसमें 10% जनसंख्या जो थी, मताधिकार का विस्तार कितनी हो गई, मताधिकार का विस्तार करके 10% जनसंख्या को इसमें समाहित कर दिया गया। ठीक है, एक भारत परिषद थी, ये 1858 की, ये शायद 1858 है ना, 1858 की भारत परिषद यहाँ पे समाप्त हो गई थी। भारत परिषद यहाँ पे समाप्त हो गई थी। मताधिकार का विस्तार 10% जनसंख्या तक किया गया। एक फैक्ट इसमें आता है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, इसी अधिनियम के तहत होती है। आरबीआई का एक्ट है बेसिकली आपका 1934 का, तो इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना भी होती है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी का भी प्रावधान इसमें किया गया। हालांकि यूपीएससी की स्थापना 1923-24 का जो ली आयोग था, 1923 का, सॉरी 1923 आपका ली आयोग था, उसके तहत यूपीएससी की स्थापना कर दी गई। बट यहाँ पे स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी के प्रावधान भी किए गए और दोबारा इसका जिक्र भी किया गया यूपीएससी का।
1937 में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। हालांकि जब रेगुलेटिंग एक्ट बढ़ता है 1770 में एक सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे स्थापना होती है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट सही था, वो भी एकदम करेक्ट था, बट 1937 में जो संघीय न्यायालय बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, वो आपका 1937 में बनाया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1937 में। ये सक्सेसर था बेसिकली 1774 वाले का सक्सेसर कौन था? 1937 का संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ना। इसके बाद लास्ट जो एक्ट है अपना उसको डिस्कस करते हैं, 1947 का एक्ट ना। 20 फरवरी 1947 को पीएम जो मजदूर संघ था, है ना, लेबर पार्टी थी, उसका उसके पीएम थे क्लीमेंट एंटली। उसने घोषणा की कि भारत को आज़ादी मिलेगी। इसके बाद 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने की घोषणा इन्होंने की। जो 3 जून माउंटबेटन प्लान आया, उसमें विभाजन की घोषणा की गई। तो पहली बार विभाजन की जो घोषणा हुई, विभाजन की घोषणा जो हुई बेसिकली आपकी, वो किसमें हुई थी? 3 जून का माउंटबेटन प्लान आया था उसमें। इस माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया, और दोनों ने स्वीकार कर लिया तो ये जो है आज़ादी और विभाजन एक साथ मिला, फ्रीडम एंड डिसइंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे एक साथ मिला ना। कुछ 2 इवेंट थे वो आपको मैंने बताने थे। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, उसमें क्या था कि नवंबर, चूंकि 10 साल बाद रिव्यू होना था 1919 वाले अधिनियम का, बट नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आया जॉन साइमन के नेतृत्व में। 7 सदस्य का ये आयोग था। कभी कभी ये पूछते हैं कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य हुआ करते थे। इनके प्रस्तावों पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। आपको पता है गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड आरटीसीज, है ना। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में 1930, 31 और 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। 1930 में जो है महात्मा कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, 1931 में किया था, 1932 में उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। तीनों में किसने किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उनमें जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी किया। ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का एक जो क्रक्स निकला था वो बेसिकली संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के रूप में पारित हुआ, और आपका जो एक ये बना। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा आपके 1932 का जो ये जो गोलमेज सम्मेलन था उसके दौरान की गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड क्या थे? ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व पर योजना। सांप्रदायिक अवार्ड क्या थे? ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व पर घोषणा की थी। जो माइनॉरिटीज थी उनका जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़े, या उनका रिप्रेजेंटेशन हो, इसके कारण ये सांप्रदायिक अवार्ड लेके आए गए थे। महात्मा गांधी का पुणे की यरोदा जेल में अनशन हुआ, तो ये जो है सांप्रदायिक अवार्ड को रद्द करा गया, और आपका जो है पुणे समझौता हुआ। पुणे समझौता किन किन के बीच में हुआ? कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में हुआ। विद इन हिंदू आरक्षण व्यवस्था में इनको जो है प्रतिनिधित्व मिला, अलग से इनका निर्वाचन नहीं हो, महात्मा गांधी ये चाहते थे। तो उनको हिंदू जो आरक्षण व्यवस्था थी उस उन्हीं में दलितों को जो है, या फिर माइनॉरिटीज़ को, यूँ कह लो माइनॉरिटीज़ को जो है प्रतिनिधित्व मिला। तो इस तरह आपके जो पॉलिटी का जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो सारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो, हालांकि ये वीडियोस थोड़ा फैक्चुअलिटी से ज़्यादा भरे हुए हैं, बट इस वीडियोस को आप दोबारा देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। इस वीडियो की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको @स्टैटिक मित्रा चैनल पे आपको विजिट करना पड़ेगा, स्टैटिक मित्रा, है ना। इसका लिंक मैं भले ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये सीरीज़ अब आपकी पॉलिटी की जो है प्रॉपर पॉलिटी स्टार्ट होती है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। और वीडियोज इतने लंबे चौड़े नहीं होंगे, 10 से 15 मिनट की लेंथ वाले वीडियोस बनाएंगे, ताकि रिवीजन के दौरान आपको कम से कम फटाफट से जो है आसानी हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ना पूरी पूरी बुक पढ़ने बैठना और वो सब देखने में थोड़ा सा यूँ डर लगता है कि ये कंप्लीट होगा भी या नहीं। और वीडियोस इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वीडियोस के माध्यम से चीज़ों को आसानी से रिवाइज करा जा सकता है। आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।